हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज एफएम। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये घटना आज से बहुत साल पुरानी है। उस समय ना तो किसी के पास फोन हुआ करता था और ना ही लोग रात के वक्त ज्यादा देर तक बाहर घूमा करते थे। इस घटना का मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि मैं इसे आज तक भुला नहीं पाया और ना ही कभी भुला पाऊंगा। दरअसल मेरे साथ हुआ कुछ यूं था। मैं अपने गांव अपने परिवार वालों के पास उनको मिलने लगभग 5 साल बाद जा रहा था। इस बात को लेकर मैं इतना ज्यादा खुश था कि खुशी के मारे मुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। मेरे गांव के घर में मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची और मेरे दादा दादी रहते थे, जिनको मिलने की खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। असल में मैं अपने गांव से काफी दूर रहकर जॉब करता हूँ। खैर, गांव को जाने वाली बस शाम के 4 बजे की थी, जो मुझे तकरीबन रात के 11 बजे तक मेरे गांव में पहुंचा देगी। जिसके बाद मैं फटाफट से गांव को जाने की तैयारी में लग गया। हालांकि अभी वक्त तो दोपहर के 1 बजे का हो रहा था, तो मेरे पास तैयारी करने के लिए अभी तो काफी वक्त था। सारी तैयारी हो जाने के बाद ठीक शाम के 3:30 बजे मैं अपने रेंट वाले घर से निकलकर नजदीक ही बस स्टॉप पर पहुंच गया, जहां मेरे गांव को जाने वाली बस पहले से ही लगी हुई थी। तो मैं बस में चढ़कर एक सीट पर बैठ गया। मैंने 2 दिन पहले ही अपने घर वालों को चिट्ठी डाल दी थी कि मैं आज आने वाला हूँ। खैर, बस में बैठने के तकरीबन आधा घंटा बाद जाने के ठीक 4 बजे बस चल पड़ी और बस मेरे गांव की तरफ आगे बढ़ने लगी। मौसम सर्दी का होने के कारण बस में मुसाफिरों की संख्या बहुत ही कम थी। बस के सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर कर बैठे हुए थे, ताकि बाहर चल रही ठंडी हवाएं बस के अंदर ना आ सके। कुछ देर बस चलने के बाद ठंड का असर साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा, क्योंकि अब रास्ता काफी सुनसान हो चुका था। क्योंकि ठंड के वजह से लोग जल्दी अपने घर चले जाते हैं। शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे का माहौल लग रहा था। खैर, अभी तो मुझे काफी लंबा सफर तय करना था, तो मैं चुपचाप अपनी बस में बैठा रहा। बस आगे की तरफ बढ़ती चली गई और फिर मुसाफिर एक एक कर कर अपनी मंजिल पर उतरने लगे। अब बस मेरे गांव के बस स्टॉप से 10 किलोमीटर ही दूर रह गई थी और अब बस में एक दो ही मुसाफिर बचे हुए थे कि तभी काफी रफ्तार से चल रही मेरी बस अचानक से बंद पड़ गई। पहले तो मुझे लगा कि बस को ड्राइवर ने किसी स्टॉप पर बंद किया है, मगर जब बस ड्राइवर के बार बार स्टार्ट करने की कोशिश पर भी जब बस चालू नहीं हुई, तो मुझे समझ आ गया कि जरूर बस में कोई दिक्कत आ गई है। जिस पर मैंने चिल्लाते हुए कंडक्टर से कहा, अरे क्या हुआ कंडक्टर साहब, बस स्टार्ट नहीं हो रही क्या?
और फिर कंडक्टर ने जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है साहब। आप रुकिए, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। जिसके बाद कंडक्टर बस से नीचे उतरा और कुछ देर बाद जांच पड़ताल करने के बाद बोला, लगता है बस के इंजन में कोई परेशानी आ गई है, अब बस आगे नहीं जा पाएगी। कंडक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मैं एकदम से गहरी चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। अभी भी मेरा गांव जहां से 10 किलोमीटर दूर था। देखते ही देखते बस में बचे एक दो मुसाफिर बस से उतरने लगे। उन लोगों के साथ साथ मैं भी बस से उतर गया। बस से उतरते ही जब मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 11:45 हो रहे थे। मुझे ठीक से रास्ता भी नहीं पता था कि मैं पैदल ही चला जाऊं, क्योंकि मैं बहुत समय बाद अपने गांव को जा रहा था। बस मुझे इतना जरूर पता था कि मुझे आगे की तरफ जाना है। तो मैं यही सोचते हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अब रात भी काफी हो चुकी थी और सर्दी भी काफी बढ़ चुकी थी, जिस कारण पूरा रास्ता सुनसान हो चुका था। दूर दूर तक मुझे उस रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो रास्ता इतना बेरान था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेरा हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। अंधेरे के कारण मुझे आगे का रास्ता भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तो अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करके मैं एकदम से डर गया कि भला इतनी रात गए इस वीरान रास्ते पर कौन होगा। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है और मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब। मेरे ऐसा पूछते ही उस आदमी ने जवाब दिया, आप जीलपुर गांव जा रहे हैं ना? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मेरी थोड़ी सी चिंता कम हो गई और मैं उस आदमी से बोला, हाँ मैं जीलपुर गांव ही जा रहा हूँ। जिसके बाद हम दोनों आपस में बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। आगे बढ़ते वक्त मैंने उस आदमी से पूछा, आप जीलपुर गांव में कहाँ पर रहते हैं? तो मेरे ऐसा पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं जीलपुर गांव में नहीं बल्कि जीलपुर गांव से काफी आगे एक कब्रिस्तान में रहता हूँ। उस आदमी की ये बात मुझे काफी अजीब लगी कि भला कोई इंसान कब्रिस्तान में कैसे रह सकता है। खैर, मैं उस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे बढ़ते समय मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी एक अजीब ही ढंग से चल रहा था। वो आदमी काफी धीरे चलकर भी मुझसे बार बार आगे निकल जा रहा था। अभी हमने लगभग आधा सफर ही तय किया था कि वो आदमी अचानक बीच में ही रुक गया। तो उसे इस तरह अचानक रुकता हुआ देख
मैंने उससे उसके रुकने का कारण पूछा तो उस आदमी ने मुझसे कहा, मेरा कब्रिस्तान आ गया भाई साहब, अब आगे का सफर आप अकेले ही तय करना। उस आदमी के इतना कहते ही जब मैंने रास्ते के किनारे देखा तो सच में रास्ते के किनारे एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बाद वो आदमी चलकर उस कब्रिस्तान में जाने लगा। मुझे अब अकेले ही आगे का सफर तय करना था, तो मैं बिना समय गवाए आगे ही घर की ओर बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ, जो मेरा मन एक बार पीछे मुड़कर उस आदमी को देखने को कर रहा था। तो मैं जैसे ही पीछे की ओर पलटा तो पीछे का खौफनाक मंजर देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई नहीं था। अभी तो वो आदमी मेरे पीछे ही था। आखिर वो आदमी इतनी जल्दी कहाँ गया? अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, जिसके बाद मैं और भी तेज आगे की तरफ चलने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे रास्ते पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो मैं चलकर जब उस आदमी के थोड़ा करीब गया तो मैंने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा जी थे। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर मैं अपने चाचा को देखकर चौंक गया और मैंने अपने चाचा से कहा, अरे चाचा, आप इतनी रात गए जहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर चाचा ने कहा, अरे बेटा, मैं तो तुझे ही लेने आ रहा था। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आपबीती अपने चाचा को बताई। तो चाचा ने मुझसे कहा, वो आदमी भूत है। आज से 1 साल पहले उस आदमी का इसी रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था और तब से उसकी आत्मा रात के वक्त इसी रास्ते पर भटकती रहती है। चाचा की ये बात सुनते ही मेरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया। मगर एक बात और मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मेरे चाचा को आखिर पता कैसे चला कि मेरी बस खराब पड़ रही है और मैं गांव को पैदल ही आ रहा हूँ। यही सब सोचते हुए मैंने अपने मन ही मन में कहा, अच्छा, घर जाकर चाचा से पूछ लूंगा आराम से। जिसके बाद मैं और चाचा घर की ओर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे चलने के बाद हम अपने गांव वाले रास्ते पर पहुंच गए। तो गांव वाले रास्ते पर पहुंचते ही चाचा ने मुझसे कहा, अरे लोकेश, तू घर चल, मैं थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। इतना बोलकर चाचा दूसरे रास्ते पर चलते बने। जिसके बाद मैं अपने घर की ओर चलने लगा और घर के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि 2-3 लोग मेरे घर के बाहर बैठे हुए थे। मगर इतनी रात गए इतने लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं, यही सोचकर मैं हैरान था और भागता हुआ अपने घर के अंदर चला गया। तो घर के अंदर का नजारा देखकर मेरे हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ गए, क्योंकि मेरे घर के अंदर एक अर्थी सजी हुई थी और उस अर्थी पर कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा जी लेटे हुए थे। फिर बाद में किसी से पूछने पर पता चला कि आज शाम को
जब मेरे चाचा जी खेतों से घर को वापस आ रहे थे तो किसी जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिसके वजह से उनकी मौत हो गई। और शाम होने के कारण उनकी बॉडी का संस्कार नहीं किया गया था। और अभी थोड़ी देर पहले जो रास्ते पर मुझे मेरे चाचा जी मिले थे, वो मेरे असली चाचा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी, जो मुझसे मिलने और मुझे उस भूत से बचाने आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।